दादरा नगर हवेली की लोकसभा चुनाव क्षेत्र में शिवसेना की पहली महाराष्ट्र के बाहर की जीत दर्ज की है। पहली जीत है, ऐतिहासिक जीत कही जा रही है। कितनी मायने रखती है शिवसेना के लिए? ज़रूर, पार्टी शिवसेना के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। पार्टी की जीत है। 50 साल से ये पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के राजनीति में काम कर रही है। तो ये होता ही रहता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर हम बहुत साल से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें एक जीत नहीं मिल पाई। कभी हम एक जीत की तलाश में थे। दादरा नगर हवेली ने वो जीत का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया है। मैं मानता हूँ ये पार्टी की जीत है, और पार्टी के हमारे सभी साथियों ने जो टीम वर्क किया, उस टीम वर्क की भी जीत है। दूसरी बात, हमारे साथ जो दिलकर परिवार जुड़ गया, उस दिलकर परिवार का भी वहाँ उनके प्रदेश में एक वज़न है। एक मजबूती से काम करने वाले मोहन दिलकर साहब थे, उनका भी फ़ायदा हमें हुआ है। बिल्कुल सर, लेकिन इसी दादर से, जहाँ पर ये सामना का कार्यालय है, जहाँ पर आप बैठते हैं, वही शिवसेना की नींव रखी गई और गढ़ है ये। और इसी दादर से अब दादरा नगर हवेली के सफ़र को काफ़ी समय लग गया, 50 साल से ज़्यादा लग गए। ये बात सही है। 50 साल में से हमने महाराष्ट्र के बाहर जाने को हमें बहुत समय लगा। हम 30 साल तो हम मुंबई ठाणे के बाहर ही गए नहीं। मुंबई ठाणे पुणे यहाँ ही हम काम करते रहे। बाद में महाराष्ट्र में पूरे हमारा जाल फैला, पार्टी का। बाला साहब चले गए। अयोध्या का आंदोलन जब हुआ और बाबरी का ढांचा जब शिवसैनिकों ने गिराया, तो शिवसेना के बारे में और बाला साहब ठाकरे के बारे में पूरे देश में एक ऐसी लहर उठी। तब भी हमने भाजपा के साथ जो हमारा गठबंधन था उस वक्त, तो बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि अगर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे हिंदुत्व के आधार पर, तो वोटों का बंटवारा होगा, हम बीजेपी के साथ गठबंधन में। ये बाला साहब की सोच थी। हम बहुत उन्हें रिक्वेस्ट करते थे कि साहब हमको लड़ना चाहिए, लेकिन जब 1991 से लेकर आगे बाला साहब ने हमेशा कहा कि नहीं, हम मतों का बंटवारा नहीं करेंगे, हमारी वजह से हिंदुत्ववादी जो उम्मीदवार है उनका पराभव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पार्टी का विस्तार हम नहीं कर सके। बीजेपी बढ़ गई हमारी मदद से होता है, लेकिन अभी हमने काम वापस शुरू किया है। और सिर्फ शुरू नहीं किया है, हम हमारे पार्टी का विस्तार बहुत गंभीरता से करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के बाहर दादरा नगर हवेली की एक मौका हमें मिला चुनाव लड़ने का, हमने चुनाव लड़ा है। बंटवारा टालने के लिए आप नहीं लड़े, लेकिन अब क्योंकि आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में है, बीजेपी तो कह रही है कि हिंदुत्व का कॉपीराइट जो है वो उनके पास है और आप तो सेक्युलर हो गए हो। देखिए, बीजेपी क्या बोलती है और बीजेपी का क्या कहना है, उसके ऊपर राजनीति नहीं चलती। अगर बीजेपी इतनी प्रखर हिंदुत्ववादी है तो चुनाव क्यों हार गई हिमाचल प्रदेश में? चुनाव क्यों हार गए पश्चिम बंगाल में? हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आए थे ना। चुनाव क्यों हार गए बेंगलुरु में? चुनाव क्यों हार गए दादरा नगर हवेली में हमारे सामने? हम भी प्रखर हिंदुत्ववादी हैं और रहेंगे। इन 29 विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जो पार्टी है, जो इनकम्बेंट मौजूदा सरकार है, उनकी जीत हुई है या ये रीजनल पार्टियों की जीत है? ये बीजेपी की हार है। लोग बीजेपी से ऊब गए हैं। उनकी हर दिन बदलने वाली भूमिका, जनता के प्रति नफरत। देखो ना, महंगाई के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हारने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि महंगाई की वजह से हम हार गए। सर, आप कह रहे हैं कि लक्ष्य दिल्ली का है, दादरा नगर हवेली से होके चलेगा, लेकिन बगल में गुजरात भी आता है। हाँ, गुजरात में भी काम चल रहा है। गुजरात में भी लोग चाहते हैं कि शिवसेना यहाँ आए भगवा झंडा लेकर। और गुजरात का रास्ता भी दादरा नगर हवेली दमन दीव से ही जाता है ना, तो हमने वहाँ से एक रास्ता खोल दिया है। कितनी सीटें लड़ेगी गुजरात में? देखिए, विधानसभा के सीट के लिए हमारी चर्चा चल रही है अभी, लेकिन ज़रूर चुनाव लड़ेंगे हम। वहाँ तो एनसीपी भी लड़ती है।
पवार साहब से बात करेंगे हम लोग। अगर गठबंधन कुछ होता है तो करेंगे, नहीं तो शिवसेना अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर सभी पार्टी को इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज है, इसके लिए पहल कैसे की जाएगी, शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं वो तो है घोर बीजेपी विरोधी, लेकिन वो अपने तरीके से विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, प्रियंका गांधी की आंधी आई है वहाँ। अगर प्रियंका गांधी वहाँ कांग्रेस को फिर एक बार जिंदा करने चाहती है और जिंदा हो रही है, तो वहाँ और दो प्रिंसिपल अपोजिशन है, मायावती और समाजवादी पार्टी। वो लोग बीजेपी से नहीं डर रहे, वो प्रियंका गांधी से डर रहे हैं, या कांग्रेस से या राहुल से। हमको अगर बीजेपी को हराना है तो आप सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है, मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी, एक साथ बैठकर निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि 1978 में कांग्रेस के खिलाफ सभी पॉलिटिकल विरोधी एक साथ आए थे और जनता पार्टी बनी थी। कभी जनता दल बना था ना वीपी सिंह के नेतृत्व में। तो ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको सालों साल ये तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या देखनी पड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या शिवसेना यूपीए का हिस्सा बनते दिखेगी या कोई और महागठबंधन होगा? देखो, यूपीए का हिस्सा बनना है नहीं बनना है ये आगे की सोच है। अभी तो हम एनडीए में नहीं हैं और कोई दूर दूर तक संभावना भी नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार बहुत ही ठीक ठाक तरीके से चल रही है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये व्यवस्था तोड़ मोड़ कर हम कोई दूसरी व्यवस्था में शामिल हो। महाराष्ट्र में राजनीति बहुत निजी होते दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये महाराष्ट्र की राजनीति की कभी परंपरा नहीं रही। एक दूसरे की निजी जिंदगी, एक दूसरे की परिवार, बच्चे, दामाद, पत्नी, वहाँ तक हमारी राजनीति की बदली की राजनीति कभी पहुँची नहीं थी महाराष्ट्र में। लेकिन गत 2-4 साल से ये हो रहा है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच जिम्मेदार है। आपके पास महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके आप महाविकास आघाड़ी के नेता, मंत्री, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनके खिलाफ जो एक मुहिम चला रहे हो, ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। ये नैतिकता का उसे कोई आधार नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने हमेशा ये आह्वान किया है, अगर हमको ये तानाशाही से मुक्ति चाहिए हमेशा के लिए, तो आपसी मतभेद भूलकर हमको एक साथ आना चाहिए।